तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं वहाँ से जहाँ से कि हमने उसको स्टॉप किया था। तो यहाँ पे बात हुई थी ख़त्म सनोबर का दरख्त और ऑर्चिड के फ्लावर क्लोनिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं। वैसे जो पाइन के ट्रीज़ हैं, इनको इसलिए डेवलप किया जाता है कि देखिए इन्हीं में से कोई एक टाइप जो होती है वो क्रिसमस ट्रीज़ भी होती हैं। शायद आपने क्रिसमस के सुने हों ट्रीज़। यस सर, देखा है। और इस तरीके से वो बनाने के लिए उनको तो काफ़ी ब्रांचेज़ और वो घरों में यूज़ होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। इस वजह से इसको हम क्लोनिंग के ज़रिए बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आर्किड के प्लांट्स हैं, इनको हम खूबसूरती के लिए, सजाने के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो प्लांट्स वो ग्रो करते हैं। इनमें आम तौर पे ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, बस इसमें खूबसूरती के लिए रखा जाता है, यानी डेकोरेशन के लिए, ऑर्नामेंट के लिए। तो हम आम तौर पे ऐसा करते हैं कि बस ये इसमें सिर्फ़ फ्लावर होते हैं, इसमें कोई फ्रूट-वूट डेवलप नहीं होते। जैसे आपने रोज़ में देखे होंगे, कभी आपने रोज़ का कोई फ्रूट देखा है? रोज़ यानी गुलाब? नहीं सर। वो भी हमने खूबसूरती के लिए रखे हैं, वैसे तो होते तो हैं उसमें, लेकिन यूजुअली हमने उसको खूबसूरती के लिए ही रखा है, यानी ऑर्नामेंट के लिए। इस तरीके से हम क्लोनिंग करके बहुत सारे हज़ारों किस्म के पौधों, हज़ारों इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं एक ही प्लांट की। राइट या नहीं? तो अगर हम आगे चलें, तो हमें क्या पता चलेगा? नेक्स्ट जो तरीका है हमारा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम ऑल्टर जीन इस्तेमाल करते हैं, यानी जीन्स को चेंज करते हैं। और जीन्स को चेंज करने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक सिंपल तरीका ये है कि इसलिए कि डिटेल हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से की जाती है। पहले सवाल ये है कि हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कह रहे हैं? जेनेटिक इसलिए कहते हैं कि इसमें जीन्स को चेंज किया जाता है। इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? इसलिए कि मैनिपुलेशन की जाती है। इंजीनियरिंग वैसे हम मैनिपुलेशन को कहते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना। जैसे देखिए यहाँ पर है कि बेहतरीन किस्म की अगर हमें गंदम तैयार करनी हो या कॉर्न तैयार करनी है, कॉर्न की वैराइटीज़ या गंदम की वैराइटीज़, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दरअसल ये देखिए हमने ये डीएनए लिया, डीएनए डीएनए को यूज़ करते हैं और इस डीएनए जो है ये प्लांट का डीएनए, इसको एक बैक्टीरियम के प्लाज़्मिड में डालते हैं और इसी तरीके से फिर इसको हम नया प्लांट बना लेते हैं। इस तरह से वैसे अगर वैसे प्लांट को ग्रो किया जाए तो ब्रीडिंग की जाती है। हम इसमें जेनेटिकली चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन होती है, जीन तब्दील किए जाते हैं। जैसे दरअसल इसके ज़रिए हम कॉर्न बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के कॉर्न और इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए मुख्तलिफ़ वैरायटी की व्हीट्स बनाई जा रही हैं, चावल बनाए जा रहे हैं, यानी राइस बनाए जा रहे हैं। तो दरअसल आपने सुना होगा कि जो मशहूर पाकिस्तानी गंदम है, उसका नाम मैक्सी पाक है। कौन-सा पाक? मैक्सी पाक। ये मेक्सिको और पाकिस्तानी व्हीट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको मेक्सी पाक कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ और वैराइटीज़ जो हैं, वो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ये करते रहते हैं। और दरअसल कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत क्या है? अनअॉल्टर्ड प्लांट भी ग्रो किए जा सकते हैं। अगर हम अनअॉल्टर्ड प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो हम उसे सिर्फ़ क्लोनिंग कहते हैं। यानी अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही प्लांट जैसे वो प्लांट है, वैसे के वैसे डुप्लिकेट प्लांट बना रहे हैं, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। लेकिन अगर उस क्लोनिंग में हम जीन भी चेंज कर रहे हैं, तो फिर हम उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जीन चेंज हम क्यों करते हैं? इस तरीके से कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अगर कोई वैराइटी है, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो है हमने हमारी बुक में जो है चैप्टर 9 है, उसमें बताया गया है कि हमने शीप जो है वो तैयार की थी या इंग्लैंड में जो शीप तैयार हुई थी वो स्कॉटलैंड में हुई थी। स्कॉटलैंड यानी इंग्लैंड में। और लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स चाह रहे थे उसका जो कि ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो ऑस्ट्रेलियन शीप की ये बात होती है कि वो लंबी ज़्यादा होती हैं और उसमें वूल ज़्यादा होता है। इस वज़ह से वो वैराइटी जो है उससे अगर लाया जाए वैसे शायद आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था
के यैक होते हैं, वाई ए के यैक, यैक एक जानवर है। तो इस तरीके से वो अगर उन्हें यहाँ पर लाया जाए तो वो सस्ते पड़ रहे थे। इस तरीके से जो थे बिज़नेस वाले लोग, उन्होंने कहा कि भई क्यों ना हम यैक ला के यहाँ पे फ़रोख्त करें, क्यों अपने महँगे जानवर को जो है, या लोग महँगे जानवर खरीदें, इस तरीके से उनको सस्ते जानवर मिल जाएँगे। तो दरअसल यैक को यहाँ पे लाया गया, कंटेनर्स के कंटेनर्स, और उसके बाद वो यहाँ पर आकर मर गए। पता ये चला कि वो यैक जो थे वो असल में सर्द इलाकों के जानवर थे। हम उनको गर्म इलाकों में ले आए थे, तो इस वज़ह से वो यहाँ पे उन्होंने सर्वाइव ही नहीं किया, इसलिए बेचारे मर गए। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम होती है, अगर पाकिस्तान आती है तो यहाँ पे की जो गर्मी होती है उनसे कहाँ बर्दाश्त होती है, उनके पसीने छूट रहे होते हैं और सारा कुछ। और ये वाले वहाँ जाते हैं, उनको सर्दी होती है, वहाँ पे सर्दी है। तो सर्दी तो इंसान को फिर भी बर्दाश्त होती है जब हम गेम में खड़े हुए होते हैं, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि मौसम की तब्दीलियों की वजह से वो वहाँ से सर्वाइव नहीं करते, तो हमने कहा कि ऐसे करते हैं कि यहीं के एनिमल जो हैं, उसमें जीन्स को चेंज कर देते हैं, या यहीं के प्लांट में हम जीन्स को चेंज कर लेते हैं। यानी वो चीज़, वो क कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की उस वैरायटी में, वो हम यहीं पे डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट की चीज़ें की जाती हैं। अगर दरअसल कहते हैं कि एक सेल है या एक प्लांट है, उसी जैसे मुख्तलिफ प्लांट्स ग्रो किए जाएँ, एक ही से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाएँ, तो इसे हम कहते हैं क्लोनिंग। लेकिन अगर एक से बहुत सारे किए जाएँ और जीन भी चेंज कर दिया जाए, ऐसे प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ऐसे हर प्लांट्स को हम जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट भी कहते हैं, और ऐसे को हम ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है इसमें हमने ट्रांसफ़र किया, और जेनिक का मतलब होता है जीन। जिसमें हम जीन ट्रांसफ़र करते हों, उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो अगर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, तो इसका मतलब है हमने सिर्फ़ क्लोनिंग नहीं की, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट को हम जीएम प्लांट्स भी कहते हैं। जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफ़िकेशन, जिसकी जीन की में मॉडिफ़िकेशन, ये चेंजेस की गई हों, जिसमें न्यू डीएनए लाया गया हो, न्यू डी ट्रांसफ़र किया गया हो किसी दूसरे प्लांट से। और फर्स्ट जेनेटिकल इंजीनियर्ड जो क्रॉप बनाई गई थी, वो टोबैको यानी तंबाकू की बनाई गई थी 1983 में। सबसे पहले तंबाकू जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाया गया, तो फिर उसके बाद जब जब वो कामयाब हो गया, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अब जो है वो फूड प्रोडक्ट भी बनाई जाए, इसलिए कि आपको पता है कि जो तंबाकू थे वो खाने के इस्तेमाल तो नहीं होते थे। उन्होंने कहा अब ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाएँ जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाए, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो जैसे कहते हैं कि फर्स्ट फूड जो था, पहला फूड जो जेनेटिकली इंजीनियर बनाया गया, वो 1994 में था, और वो था टोमेटो। टोमेटो बनाए गए जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। सिंस देन कहते हैं उसके बाद से यानी 1994 से जेनेटिक इंजीनियरिंग वैरायटी बन रही हैं कॉर्न में, कॉटन में, कैनोला में, सोयाबीन में। ये सब के सब ऑयल के लिए हासिल की जाती हैं। ज़्यादातर वैराइटीज़ ऑयल के लिए होती हैं। जैसे कि हमारे इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये कॉटन का पौधा है। कॉटन जिसको उर्दू में रुई कहते हैं, इसको उर्दू में कपास भी कहते हैं। इसके तेल को बिनौला कहते हैं, बिनौले का तेल। सुना हो शायद आपने बिनौला। तो यहाँ पे देखें ये इसके इस तरह से ये फूल हैं, ये इसका फ्रूट है, ये इस तरह से लगता है। इसी फ्रूट को यहाँ पे जो है वो सामने की साइड पे सरफेस, और ये इसके नीचे से देखें ये पेटल हैं इसके, वो भी दिखाए गए हैं। ये रुई है, रुई, और ये रुई के बीज हैं। इनसे ऑयल बनाया जाता है। इसी तरीके से देखें कॉर्न बनाए गए हैं, कॉर्न, कॉर्न से या तो आप पॉपकॉर्न बना लें, या कॉर्न से हम ऑयल बना लेते हैं, तो कॉर्न का ऑयल ऑयल भी होता है, आपने सुना होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं, कन्फ्यूजन उनका ये होता है नामों से, कि वो नामों से जो है वो ये समझते हैं कि शायद वो एक ही किस्म के पौधे हैं, जबकि वो अलग-अलग होते हैं। और वो पौधा जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ वो है सोया। सोया जो होता है ना, पालक, सोया, आपने देखे होंगे ये बारीक-बारीक पत्ते। तो ये जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं पकाने के लिए। और ये है बीन, जिसको उर्दू में लोबिया कहते हैं। ये लोबिया के बीज हैं। वैसे लोबिया के मुख्तलिफ कलर होते हैं, जैसे वो रेड कलर के भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं। व्हाइट जो है वो तो आपने शायद अक्सर देखे होंगे।
और इस तरीके से बीन की पॉड है, यानी बीन की फली है, फली, बीन की फली, इसके अंदर होती हैं बीन्स। और सोयाबीन जो है, ये सोयाबीन ये अलग है, सोया पौधा अलग है, बीन पौधा अलग है और सोयाबीन अलग है। तो ये जो सोयाबीन है, इसमें देखें इसके जो बीज हैं आपको गोल-गोल नज़र आ रहे हैं, ये क्या इस जैसे हैं, ये बीन किडनी शेप होते हैं। ये जो बीन होते हैं किडनी शेप होते हैं, ये सोयाबीन किडनी शेप नहीं होता। और देखिए इसकी जो फली है, ये सोयाबीन की पॉड है, वो भी डिफरेंट है। देखिए क्या ये पॉड और ये पॉड एक जैसी है, इसकी फलियाँ एक ही जैसी हैं? नो, ये डिफरेंट है। तो बीन अलग है, सोयाबीन अलग है। सोया अलग है, सोयाबीन अलग है। ये बात बतानी थी कि ये सोयाबीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऑयल के लिए। किडनी बीन जो होता है ना, ये किडनी बीन इसे हम कहते हैं या लोबिया कहते हैं, ये ऑयल के लिए नहीं यूज़ किया जाता। इसको हम ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वैरायटी में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं और वही वो हम इसमें डेवलप करते हैं। और इस तरीके से कहते हैं जो टिश्यू कल्चर था, वो भी एक तरीका है टिश्यू कल्चर जो सबसे पहले स्टेवर्ड ने किया कैरेट के ऊपर। तो क्या आपको पता चला कि क्लोनिंग क्या चीज़ होती है? क्लोनिंग जो है वो 4th तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें दरअसल क्या किया जाता है कि एक सिंगल प्लांट है, उसमें दरअसल बहुत सारे जेनेटिक क्लोन बनाए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से नहीं बनाए जाते, जेनेटिक क्लोन बनाए जाते हैं उसके। क्लोन यानी उसकी कॉपी, यानी थाउज़ेंड्स के हिसाब से कॉपीज़, जैसे कि ऑर्चिड में किया जाता है, जैसे कि पाइन में किया जाता है। और एक होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कहते हैं पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर, तो आप कहें भई ये भी कोई कल्चर होगा, सही है या नहीं? तो ये वो कल्चर नहीं है। कल्चर का मतलब ग्रो करना होता है। टेस्ट ट्यूब प्लांटलेट भी इन्हें कहते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब प्लांटलेट इसलिए कहते हैं कि ये सारा काम एक छोटी से टेस्ट ट्यूब में होता है। इसमें दरअसल ये भी हमारा एक आर्टिफ़िशियल तरीका है, यानी इंसान ही ये कर रहा होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये आमतौर पे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम पेरेन्काइमा के सेल इस्तेमाल करते हैं। पेरेन्काइमा जो होते हैं वो सिंपल सेल्स को कहते हैं पेरेन्काइमा। एक होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सबसे सिंपल सेल होते हैं। इनको हम आर्टिफ़िशियल मीडियम में रखते हैं। इस तरीके जैसे कहते हैं सेल वैसे ग्रो नहीं करते, इनको फूड चाहिए। जैसे आपको पता है पौधे को लगाने के लिए भी तो दरअसल उसका एक सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब तो वो ग्रो करेंगे। सूटेबल एनवायरनमेंट का मतलब होता है यानी उसे सूरज की रोशनी मिले, सीड में फर्टिलाइजर्स हों, पानी हो, तब तो वो ग्रो करते हैं, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करते। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल मीडियम दिया जाता है और जैसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल मीडियम में क्या चीज़ें होती हैं, उस मीडियम में सिर्फ़ और सिर्फ़ शुगर होती है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन होता है, कोकोनट मिल्क होता है। कोकोनट मिल्क वो होता है जिसको हम कोकोनट का तेल भी कहते हैं। कौन-सा तेल? कोकोनट का तेल, यानी कोकोनट का ऑयल। नहीं होता वो, बल्कि कोकोनट का ऑयल नहीं होता, बल्कि वो कोकोनट का पानी होता है। वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि उसमें एक हार्मोन होता है, हार्मोन का नाम साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस करता है। जैसे हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, जब माइटोसिस होती है तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर साइटोप्लाज़्म डिवाइड होता है, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस करने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत है जिसको साइटोकाइनिन कहते हैं। तो ये साइटोकाइनिन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और फिर इससे हम प्लांट को ग्रो करते हैं, यानी इस तरह से प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे देखें ये डायग्राम है और डायग्राम में ये बताया गया है कि ये कैरेट के सेल्स हैं, जो इसके फ्लोएम के सेल जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो हमने अलग किए। उसके बाद इसमें ये न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा। इस न्यूट्रिटिव मीडियम में क्या-क्या चीज़ें हैं? इसमें है शुगर है, इसमें है सॉल्ट, इसमें मिनरल और इसमें कोकोनट का मिल्क है। और इस तरीके से कहते हैं कि चूँकि कोकोनट का मिल्क इसकी सेल डिवीज़न को स्पीड अप करता है, इस तरीके से सेल की डिवीज़न स्टार्ट होती है। विटामिन जो होते हैं वो इसके हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से ये सेल डिवाइड होने लगते हैं और दरअसल इसे हम टिश्यू कल्चर क्यों कहते हैं? इसलिए हम दरअसल आपको पता है ये एक सिंगल सेल होता है, उससे एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। और ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यूज कहते हैं। क्या हम ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं? वो जो सिमिलर फंक्शन भी करते हों,
उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। पहले ये एक सिंगल सेल होता है, इससे एक ग्रुप बन जाता है, यानी टिश्यू बन जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा के पूरा पौधा बन जाता है। देखिए कैरेट का ये फिर पौधा बन जाता है और इसे फिर हम जो है वो लगा सकते हैं आराम से। इस तरह से हम ये कहलाता है टिश्यू का कल्चर, कि हम सिंगल सेल से ये पूरा बना रहे हैं। टिश्यू कल्चर में हम कोई चेंज नहीं करते, इसमें कोई हम चेंज नहीं करते, चेंज वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। तो अगर ये वैसे के वैसे ही रहे न्यूट्रिटेड मीडियम में इसको ग्रो किया जाए तो इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और ये टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम प्लांट लेट भी है। इस तरीके से छोटे प्लांट बनते हैं। लेट का मतलब स्मॉल होता है। जैसे अगर ड्रॉप स्मॉल होता है उसे कहते हैं ड्रॉपलेट। बुक छोटी हो तो हम उसे कहते हैं बुकलेट। वेन छोटी हो तो हम उसे कहते हैं वेनलेट। प्लांट छोटा हो तो उसे कहते हैं प्लांटलेट। तो दरअसल इससे छोटे छोटे प्लांट पहले बनते हैं, फिर उससे बड़े बड़े बाद में वो ग्रो करते हैं। इसलिए हम इसे टेस्ट ट्यूब इसलिए कहते हैं कि ये सारा काम हम टेस्ट ट्यूब में कर लेते हैं। इसको हम टेस्ट ट्यूब प्लांटलेट इसलिए कहते हैं, ये काम सारा देखिए यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। ये जो सारे सेल्स हैं न्यूट्रिटिव मीडियम इस टेस्ट ट्यूब में डेवलप होते हैं। और इस तरीके से जब ये टिश्यूज बन जाते हैं, फिर टिश्यूज को हम डिवाइड भी कर सकते हैं बाद में, और डिवाइड करने के बाद नए नए प्लांट्स भी बन जाते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है, यानी मुख्तलिफ प्लांट्स को ग्रो करना। राइट। यहाँ पे हम इसको क्लोनिंग का नाम इसलिए नहीं देते कि क्लोनिंग आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, एक ही जैसे सेल्स बनाए जाएं। तो यहाँ पे हम सेल्स नहीं बनाते, हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, इसलिए हम इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। प्लांटलेट इसलिए कहते हैं कि पहले छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, इसलिए इसको प्लांटलेट कहते हैं। टेस्ट ट्यूब कल्चर से इसलिए कहते हैं कि सारा काम हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं। राइट। उम्मीद है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ रही होगी कि हमने नाम क्यों दिए हैं। और अगर देखें ये डायग्राम है किस चीज़ की, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की डायग्राम है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं। किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ हम करते हैं या नहीं? तो ये डायग्राम है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है। क्या किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? जीन्स में चेंजेस लेकर आते हैं। जी, तो जीन्स में चेंज कैसे लेकर आते हैं? तो जीन्स में जो है वो जीन्स एक नए प्लांट तक हमें पहुंचाना होता है, उसके लिए हम एक वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए ये डायग्राम में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें दरअसल इसका एक सर्कुलर डीएनए होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया का। तो ये सर्कुलर डीएनए इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। और इसमें दरअसल कहते हैं कि अगर ये प्लांट के जीन हमें चाहिए तो इस प्लांट से हम जीन को निकालते हैं। और ये देखिए ये जीन क्या है, एक्चुअली डीएनए का नाम है, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो डीएनए फिर यहाँ पे फिट अभी कर तो देते हैं। पापा के कपड़े नहीं डले ना, क्लास ले लो फिर देती हूँ। राइट या नहीं? यहाँ पर दरअसल हम क्या करते हैं, देखिए ये पिंक कलर का जीन हमने निकाला है, ये रिक्वायर्ड, ये डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड का मतलब होता है ये वो जीन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लाना चाहते हैं। अगर ये ऑयल के लिए है तो ये हमारा डिजायर्ड जीन ऑयल वाला होगा। देखिए यहाँ पे हमने इसे पिंक में फिट कर दिया, ये प्लाज्मिड है, इसमें इसको फिट कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, फिर इसको प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर इस तरीके से प्लांट जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं और उसमें जीन चेंज हो चुके होते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि ये हमने जीन्स ट्रांसफर किए किसके जरिए? बैक्टीरिया के जरिए। और ये एग्रीकल्चर में आमतौर पे बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम इनको एग्रो बैक्टीरिया कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया? जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एग्रो बैक्टीरिया। इसमें दरअसल ये गोल इनका जो प्लाज्मिड रहता है उसको यूज करते हैं। ऐसा प्लांट जिसकी जीन्स को चेंज कर दिया गया उसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ट्रांस यानी चेंज, और जीन को चेंज किया जाता है। फिर जैसे इसमें सेफ्टी असेसमेंट होता है कि भाई ये सेफ है या नहीं। फिर उसकी ब्रीडिंग की जाती है, यानी मजीद पौधे उगाए जाते हैं। और फिर इस तरीके से एक न्यू वैरायटी
डेवलप हो जाती है। ऐसा काम हम प्लांट के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी होता है। तो इसमें जीन को तब्दील किया जाता है, इसलिए हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा सवाल, कि हम इसे वाई वी कॉल दिस इज टिश्यू कल्चर, हम इसे टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं? बिकॉज स्टार्टिंग विद अ सिंगल प्लांट सेल, सबसे पहले सिर्फ एक ही सेल होता है जिससे हम ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, इसलिए हम इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। फिर ऑल्टर जीन, या तो हम इसमें कोई जीन्स को ऑल्टर कर देते हैं, जीन्स तब्दील कर लेते हैं, उसमें हम कोई फॉरेन जीन ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के लिए हमें वेक्टर चाहिए होता है, वेक्टर के थ्रू इस जीन को एंटर करते हैं। और ये किस में किया जाता है? ये सोमैटिक एम्ब्रियो में किया जाता है। सोमैटिक का मतलब होता है वो जो बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स का मतलब होता है स्टेम के सेल या लीफ के सेल या रूट लीफ के सेल या रूट के सेल या स्टेम के सेल। ये सेल नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव से फ्लावर होता है, एंथर होता है, स्टेमन होता है, कार्पल होता है, ओवरी होते हैं। तो जैसे कहते हैं ये फॉर्म करता है ऑल्टर सोमैटिक एम्ब्रियो, ऑल्टर्ड सोमैटिक एम्ब्रियो बनता है इससे। इसलिए के दरअसल कहते हैं कि सोमैटिक बॉडी के सेल्स को कहते हैं, सोमा बॉडी के सेल्स को कहते हैं, सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स कहलाते हैं। बॉडी सेल्स यानी प्लांट में रूट के, स्टेम के और लीफ के सेल सोमैटिक सेल्स हैं। तो अगर उसमें हम कोई चेंज कर रहे हैं तो हम ये कहलाते हैं, हम उसमें चूंकि चेंज करते हैं इसलिए हम इसे ऑल्टर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको पता है कि वो करंट जो अपने आप को चेंज करता है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता उसे हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। यहाँ पे हमने कोकोनट का मिल्क क्यों इस्तेमाल किया, वाई वी यूजिंग कोकोनट मिल्क? इसलिए कि उसमें एक हार्मोन है जिसका नाम साइटोकाइनिन है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होती है। वरना आपको पता है सेल खुद से डिवाइड नहीं होता, पहले उसे एक इनिशिएटिव की जरूरत होती है। जब सिंगल सेल होता है कि हम इसे एक ट्रिगर देते हैं, और वो एक हार्मोन है, और वो हार्मोन जो है उसका नाम साइटोकाइनिन है, जो मौजूद होता है एक नेचुरल फूड में जिसका नाम कोकोनट मिल्क है। हो सकता है आपने कभी ये कोकोनट मिल्क इस्तेमाल किया हो। कोकोनट मिल्क देखें, ये वही नारियल का पानी है जो हम इस्तेमाल भी करते हैं। आजकल जो है यही नारियल का पानी जो है वो डब्बों में भी मिलता है। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि ये जो है, देखिए हमने एक सेल लिया और ये लीफ का सेल है, और इसको पेरेन्काइमेटस सेल कहते हैं। ये यहाँ से हमने एक लीफ का सेल निकाला और फिर उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा। उस मीडियम में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, कोकोनट का मिल्क होता है, यही कोकोनट। और ये सारा कुछ हम एक टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब प्लांटलेट्स कहते हैं। टेस्ट ट्यूब में होता है इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब प्लांटलेट कहते हैं। फिर जब ये सिंगल सेल जो है वो ग्रो हो जाता है तो ग्रुप ऑफ सेल बना देता है, और इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल से फिर बाकायदा ये प्लांट बन जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। अगर दरअसल कहते हैं कि हम इसमें कोई जीन्स कोई ऑल्टरेशन ना करें तो फिर तो ये टिश्यू कल्चर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम जीन भी चेंज कर दें ये करते हुए, तो फिर हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। राइट या नहीं? और इसे हम सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर भी कहते हैं। इसे हम सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर इसलिए कहते हैं कि हम इसमें सोमैटिक सेल्स यूज करते हैं। हम इनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स यूज नहीं करते। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है गेमीट यूज नहीं करते। गेमीट का मतलब होता है मेल गेमीट यानी स्पर्म, और फीमेल गेमीट ओवम, ये यूज नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम सिर्फ सोमैटिक सेल्स यूज करते हैं, और सोमैटिक सेल को के लिए हम कहते हैं क्या? सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर। या तो ये सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर होता है या ऑल्टर्ड सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर होता है। ऑल्टर्ड का मतलब होता है या फिर हम इसको चेंज भी करते हैं। अगर हम इस जीन को चेंज करेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा, नहीं करेंगे तो सिर्फ क्लोनिंग होगा। और अगर उस क्लोनिंग से एक प्लांट, अगर हम सॉरी, अगर एक सिंगल सेल से हम एक प्लांट बना रहे हैं या ग्रुप ऑफ सेल बना रहे हैं या बहुत सारे प्लांट्स बना रहे हैं, अगर हम इसे ग्रुप ऑफ सेल बना रहे हैं तो इसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और इस तरीके से अगर हम एक प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो प्लांटलेट कहते हैं। और अगर इसे हम बहुत सारे सेल्स बना रहे हों तो क्लोनिंग कहते हैं। और इसी क्लोनिंग में अगर जीन भी चेंज कर दिए जाएं तो उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक ही तरह के मेथड हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में हम यूज करते हैं, इसलिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं।
राइट या नहीं? क्या ये आपको डिफरेंसेस समझ आ गए? अब हैं एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के कोई फ़ायदे हैं या नहीं हैं? फ़ायदे हैं या नुकसान हैं? फ़ायदे हैं तो हमें पता होने चाहिए, नुकसान है तो भी हमें पता होना चाहिए, क्या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भई इनमें कोई फ़वाइद नज़र आते हैं हमें या नहीं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके फ़ायदे जेनेटिक इंजीनियरिंग ओह सॉरी एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से जो हैं वो दरअसल कहते हैं कि आम तौर पे हम हाइब्रिड प्लांट्स भी बनाते हैं। जैसे हर्बिसाइड उसे कहते हैं जो हर्ब्स को किल कर देते हैं। हर्बिसाइड हम उन्हें कहते हैं जो हर्ब्स को किल कर देते हैं। किसको किल कर देते हैं? हर्ब्स को। राइट। और कहते हैं कि जो पैथोजेनिक रेजिस्टेंट वैराइटीज़ होती हैं, जो पैथोजन से यानी बीमारियों से जल्दी हलाक नहीं होते, उनकी दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है। जैसे आपको पता है पोटैटो है, पोटैटो और नाइटशेड इन दोनों का मिक्सचर बनाया गया है। कहते हैं कि दरअसल इससे जो है जो मिक्सचर बनाया गया है कि नाइटशेड जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होती है। हर्बिसाइड्स का उस पे कोई असर नहीं होता। इस तरीके से हमने हाइब्रिड बनाया। फिर जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जिसमें हमने जीन्स को चेंज किया। इससे दरअसल कहते हैं कि ऐसी बीन की प्रोटीन बनाई जाती है, बीन की प्रोटीन फ्रॉम द सनफ्लावर। कहते हैं सनफ्लावर के जीन्स को हम चेंज करते हैं कि सनफ्लावर में बीन का जीन डाल देते हैं। बीन यानी लोबिया का। उससे क्या होता है कि जो बीन की प्रोटीन है वो सनफ्लावर के प्लांट में ग्रो करती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है जैसे वुड वगैरह हैं जो फास्टर जिनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है यानी वो जल्दी-जल्दी ग्रो कर जाती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक डाई है जिसका नाम है शिकोनिन, वो बनाई जाती है और ये जो शिकोनिन है ये बर्न की इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है और सिल्क बनाने के काम आती है। सिल्क का मतलब होता है रेशम तैयार करना और बर्न का मतलब होता है जल जाना। जल जाने के लिए आपने सुना होगा जल जाए बरनौल लगाएँ। तो बरनौल में क्या चीज़ होती है? एक केमिकल है जिसको शिकोनिन कहते हैं। ये एक डाई है डाई। डाई का मतलब होता है कलर, ये चीज़ है। तो ये इस्तेमाल करते हैं। ये एडवांटेजेज़ हैं कि दरअसल हमने शिकोनिन बनाया किसके ज़रिए? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसी तरीके से 2 प्लांट्स का हमने मिक्सचर बनाया यानी नाइटशेड और पोटैटो का। इसी तरीके से हमने ये बनाया कि दरअसल प्लांट्स जो होते हैं वो बीन प्लांट की प्रोटीन सनफ्लावर से हासिल होती है। ये बीन प्लांट की जो प्रोटीन होती है वो सनफ्लावर से कैसे हासिल होती है? इसलिए कि बीन के जो जीन हैं, बीन की प्रोटीन के जो जीन हैं वो हम सनफ्लावर में ऐड कर देते हैं। वैसे हम सनफ्लावर को किस लिए ग्रो करते हैं? ऑयल के लिए। शायद आपको पता हो कि सनफ्लावर का ऑयल होता है, यानी इसका तेल होता है, उसमें हम एक जीन ऐड कर देते हैं, प्रोटीन का, उसमें प्रोटीन भी आने लगती है, ऑयल तो होता ही होता है। तो इस तरह से अल्टरनेशन की जाती है। ये है एडवांटेज किस चीज़ का? टिश्यू कल्चर करने का। और कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी है, कोई नुकसान भी है? यस। तो यहाँ पे देखें ये एग्ज़ाम्पल बताई गई है। एग्ज़ाम्पल किस चीज़ की है? आपने पोटैटो का प्लांट देखा होगा, ये पोटैटो है और ये नाइटशेड है। असल में पोटैटो जो होते हैं ना बहुत छोटे पौधे होते हैं, खुद ऐसे होते हैं हर्ब्स की तरह। अगर इन पे हर्बिसाइड का इफ़ेक्ट किया स्प्रे कर दिया जाए तो ये मर जाते हैं। बजाय ये कि हर्ब्स मरें, चूँकि ये भी उसी कैटेगरीज़ में आती हैं, ये भी मर जाते हैं। जबकि हम इनको तो नहीं मारना चाहते। तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो दरअसल कहते हैं कि एक हाइब्रिड वैराइटी बनाई गई है, वो है नाइटशेड की। नाइटशेड वही जिसको उर्दू में मको कहते हैं। शायद आपने मको का नाम सुना हो, तो अच्छी बात है। नहीं सुना हो, तो अब सुनना है। तो ये मको जो हैं, ये काले-काले रंग के गोल-गोल से बीज होते हैं। इनका जो है अर्क भी बनाया जाता है और इसी तरीके से अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम्स हों, तो उसको भी दिया जाता है। उम, और डिफरेंट डिजीज़ेज़ के लिए भी मको इस्तेमाल किए जाते हैं। सही या नहीं?
डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसका नुकसान भी है कोई या नहीं? कहते हैं कि दरअसल इसका नुकसान ये है कि जो प्लांट्स में हम जीन्स चेंज करते हैं वो आमतौर पे इनफर्टाइल वेराइटीज डेवलप करती हैं। क्यों इनफर्टाइल होती हैं? इसलिए कि वो ग्रो नहीं करती हैं। इनफर्टाइल का मतलब होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। और इस तरीके से इसकी वजह ये कि चूंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो आमतौर पे हम ऑल्टर कर देते हैं उसके, इस वजह से सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता क्रोमोसोम्स का ऑल्टर क्रोमोसोम्स की वजह से। और उस चेंजेस की वजह से उसमें जो डिवीजन है, जब मियोसिस होती है तो वो प्रॉपर नहीं होता। इस तरीके से कहते हैं स्टेराइल वैरायटी बनी है किसकी? पाम की। पाम एक पौधा है, आपने जरूर देखा होगा, पता नहीं होगा आपको लेकिन आपने देखा होगा। तो 1970 में मलेशिया में पाम ऑयल का कल्चर कराया गया, यानी उगाए गए, वो सब के सब स्टेराइल थे। तो इसके साथ जो डिसएडवांटेज है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हर दफ़ा उस पाम को हम हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से गुजारने के बाद क्लोनिंग से गुजारते हैं, फिर ग्रो करते हैं। वरना वो बीज उसके जो है रिप्रोडक्शन नहीं होते, रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से उसमें बीज नहीं बनते, बीज नहीं होते तो पौधे भी नहीं लगते। तो बहुत सारे पौधे जो होते हैं उनके अंदर तो फ़ायदा ये होता है कि हाँ, उस वो नई वैरायटी डेवलप हो जाती है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते, जैसे पाम नहीं करता। आपने पाम के दरख्त देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ऊपर से ऐसे लगते हैं जैसे कि डेट के या कोकोनट के ट्रीज़ होते हैं। डेट या कोकोनट को अगर आपने देखा हो, तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर से, लेकिन यहाँ से जो है या तो ये बिल्कुल व्हाइट होते हैं या बिल्कुल प्लेन होते हैं। जबकि आम तौर पे जो व्हीट और कोकोनट होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए इसके पत्ते भी मुख्तलिफ होते हैं। देखिए पैन शेप लीफ होते हैं, पैन वो जो जैसे हमारा हाथ होता है पाम, इस तरह से। इसलिए हाथ में भी देखें हमारी उँगलियाँ ऊपर लगी हुई हैं, इसमें भी लीफलेट्स होती हैं, ऊपर लगी होती हैं। यहाँ पे भी देखें ये पूरा फैन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये ऊपर लीफ, ऊपर, 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 ऊपर की तरफ लीफ लगे हुए हैं। और देखें ये हैं इसके फल, बाकायदा ग्रीन कलर के। ये जब पक जाते हैं तो काले हो जाते हैं। जैसे देखें ये काले हो गए हैं। फिर इनका ऑयल बनाया जाता है जिसको पाम ऑयल कहते हैं, जिसको पाम ऑयल कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज मैंने बताया कि इससे जो वैराइटीज़ बनती हैं वो इनफर्टाइल्स होती हैं, यानी वो स्टेराइल होती हैं, यानी वो नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं, यानी वो नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करती। तो नई जनरेशन के लिए हमेशा हमें इसी प्रोसेस से बार-बार गुज़ारना पड़ता है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। किस चीज़ का? किस चीज़ का? टिश्यू कल्चर का। कल्चर किसे कहते हैं? ग्रो करने को। ठीक है या नहीं? यस सर। किसको स्कूल जाना है? ओह ओह! व्हाट्स गोइंग ऑन? तो इससे जो है वो दरअसल अगर आपको हम रिव्यू कर लें, ये समरी कि हमने क्या पढ़ा था, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होती है। एसेक्सुअल वो होती है जो सिंगल पेरेंट से होती है। इसके अंदर कुछ नेचुरल तरीके हैं। नेचुरल तरीके हैं स्पोर्स बनना, नेचुरल तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल तरीके हैं एपोमिक्सिस, और हम आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं जैसे क्लोनिंग है या टिश्यू कल्चर है। तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन जो होती है, वो स्पोर्स एसेक्सुअल बॉडीज जो हैं वो प्लांट्स के अंदर बन जाती हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? दरअसल ये जो स्पोर्स होते हैं फिर डिटैच हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फिर इस तरीके से वो जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ऐसा मोसिस में होता है, ऐसा फन में होता है, ऐसे बैक्टीरिया में होता है, ऐसा प्रोटोजोन में होता है, ऐसे फंजाई में होता है, ऐसे एल्गी में होता है। मशरूम के बारे में कहते हैं कि जब उनका पीक सीजन होता है तो 500,000 स्पोर सिर्फ एक मशरूम से बनते हैं। एक मशरूम से अगर इतने बनते हैं तो इसका मतलब है मशरूम की ग्रोथ कितनी जल्दी-जल्दी होगी। कितनी जल्दी-जल्दी मशरूम जो है वो ग्रो करती हैं। एपोमिक्सिस में क्या किया जाता है? तो एपोमिक्सिस दरअसल वो एसेक्सुअल मेथड है जिसके अंदर जो हैं बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं जैसे कि डेंडेलियन में होते हैं। और जो नेक्स्ट है वो दरअसल क्या है? जो नेक्स्ट है वो दरअसल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे रिप्रोडक्शन होने लगती है। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव का पार्ट का मतलब होता है स्टेम, लीफ और शूट से रूट से डेवलपमेंट शुरू हो जाए। ये दरअसल कहते हैं कि ये डेवलपमेंट जो होती है पेरिनेशन जैसे पोटैटो वगैरह में कुदरती तौर पर होती है, लेकिन हमने मैन-मेड तरीके भी निकाले हैं कि इंसान खुद भी दरअसल आर्टिफिशियल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फैलाव या उसकी रिप्रोडक्शन कॉज़ करता है, जिसमें एक मेथड जो है वो कटिंग का है। कटिंग में हम जो है वो छोटे-छोटे से पीसेस जो हैं वो स्टेम के वो लेकर उनको ग्रो करते हैं, जैसे कि हम रोज़ में करते हैं। या फिर कैलस जो होते हैं, जो नॉन डिवाइडिंग पार्ट जो सेल्फ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो कि ख़ास-ख़ास प्लांट्स में मौजूद होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। या फिर हम नोड्स से बना लेते हैं, नोड्स से फ़ॉर्म हो जाते हैं, जैसे आर्चिड में होते हैं, या हम लीव्स से बना लेते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम में होते हैं, या हम स्टेम से बना लेते हैं, जैसे कि पोटैटो में होता है। इसी तरीके से चौथा तरीका जो है वो क्लोनिंग का है, फोर्थ मेथड। तो क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, एसेक्सुअल जो सिंगल ऑर्डर सेल है, उससे पूरा एक प्लांट बन जाता है, जैसे ऑर्चिड में बनते हैं, जैसे कि पाइन में बनते हैं। इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब कल्चर, जिसको हम टेस्ट ट्यूब प्लांटलेट्स भी कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें दरअसल कहते हैं कि हम ऑल्टर करते हैं जीन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, उनको हम एक न्यूट्रिटिव मीडियम में रखते हैं। उस न्यूट्रिटिव मीडियम में शुगर, मिनरल और विटामिन होते हैं। इसके अलावा कोकोनट का मिल्क होता है, कोकोनट के मिल्क से उसे एक हार्मोन मिल जाता है जिसका नाम साइटोकाइनिन है। ये मेथड जो है 1950 में फ्रिडरिच स्टेवर ने डेवलप किया था, और उसने जिस प्लांट को यूज़ किया था वो कैरट था, और कैरट के जो सेल उसने यूज़ किए थे वो फ्लोएम के सेल थे। ये वो चीज़ें हैं जो एमसीक्यू में पूछी जाती हैं कि वो जाइलम के सेल थे, कॉर्टेक्स के सेल थे, पित्त के सेल थे, एपिडर्मिस के सेल थे, हाइपोडर्मिस के सेल थे, वो पैरेन्काइमा वो जो थे फ्लोएम के सेल थे। तो जैसे कहते हैं कि इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हम ऐसी वैरायटी बना लेते हैं जो पैथोजन रेजिस्टेंट होती है, और इस तरीके से ऐसी वैरायटी बना लेते हैं, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं। कि दरअसल कहते हैं कि जो पोटैटो है इसका ये फ़ायदा होता है कि वो पैथोजन रेजिस्टेंट होती है। पैथोजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो पैथोजन या जरासीम से बच सकती है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो हर्बिसाइड से किल हो जाती है। उससे दरअसल हम एक हाइब्रिड बनाते हैं, इसका मिक्सचर बनाते हैं एक और प्लांट का, और वो जो दरअसल दूसरा मिक्सचर होता है वो नाइटशेड का होता है। नाइटशेड होती है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होती है। इस तरीके से दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक पोटैटो में आ जाती हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एक पोटैटो में। क्या कैरेक्टरिस्टिक? कि वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी होते हैं और पैथोजन रेजिस्टेंट भी होते हैं। Ethic. ना उन पे ना उन पे जरासीम का असर होता है और ना ही लेकिन जैसे कहते हैं इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसको रेज़ करते हैं तो स्टेराइल वैराइटीज़ डेवलप होती हैं। कौन-सी वैराइटीज़? स्टेराइल वैराइटीज़। स्टेराइल वैराइटी वो होती हैं जो फर्दर ग्रो नहीं करती। तो जैसे कहते हैं कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं शिकोनिन बनाने के लिए। शिकोनिन क्या चीज़ है? एक डाई है जो दरअसल कहाँ पे इस्तेमाल होती है? सिल्क में इस्तेमाल होती है, और बर्न यानी जो जल जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो दरअसल 1970 में पता चले कि हमने ऑयल प्लांट जो मलेशिया में बने वो सब के सब स्टेराइल थे। इस तरीके से जब भी हमें इन्हें ग्रो करना होता है तो हम इसे कैसे ग्रो करते हैं? तो फिर उसके लिए एक ही तरीका है कि उन्हें बार-बार टिश्यू कल्चर से या क्लोनिंग से फॉर्म किया जाए। तो ये थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। क्या आपको समझ आए या नहीं? Yes, sir. Yes,